नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल डाइव टू लर्न में, जहां पर मैं शालिनी मिश्रा आपके लिए लेकर आई हूं अपने महत्वपूर्ण एनटीए नेट की नाटकों की जो श्रृंखला चल रही थी। उसी नाटकों के क्रम में आज हम पढ़ने वाले हैं यहां पर मोहन राकेश का जो दूसरा नाटक हमारे सिलेबस में है, आषाढ़ का एक दिन। ठीक है, आषाढ़ का एक दिन हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था मोहन राकेश का ही लिखा हुआ नाटक आधे अधूरे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम पढ़ेंगे मोहन राकेश के नाटक आषाढ़ का एक दिन, जिसमें मल्लिका और कालिदास की प्रेम कथा वर्णित है। काफी सुंदर नाटक है और बेहद यानी दिलचस्प और प्रेम और भावुकता से भरा हुआ नाटक है। अगर आप इसका मूल पाठ पढ़ेंगे तो देखेंगे कि वास्तव में मोहन राकेश ने कितनी खूबसूरती के साथ इनकी कथानक को उभारा है। तो चलिए देख लेते हैं इसके कथानक को। तो सबसे पहले बात करेंगे इस नाटक के प्रमुख पात्रों की। इस नाटक के प्रमुख पात्रों में सबसे पहले नाम आता है अंबिका का। ठीक है, अंबिका जो ग्राम की एक वृद्धा होती है। ठीक है, और दूसरा नाम आता है मल्लिका, जो इस नाटक की नायिका है उसकी, और ये उसी अंबिका की पुत्री होती है मल्लिका। ठीक है, अगला है जो इस नाटक का नायक है कालिदास जी, कवि के रूप में आते हैं। दंतुल राजपुरुष हैं, मातुल कवि मातुल है, निक्षेप ग्राम पुरुष होता है, विलोम ग्राम पुरुष है, रंगिणी नागरी है, संगिनी ये भी नागरी है, अनुस्वार अधिकारी, अनुनासिक अधिकारी। ये सभी जो मुख्य पात्र हैं। प्रियंग मंजरी जो है कि राजकन्या कवि और पत्नी है। ठीक है, राजकन्या और कवि पत्नी है ये प्रियंग मंजरी। ठीक है, ये तो हुए इस नाटक के प्रमुख पात्र। अब इसके कथानक की तरफ बढ़ते हैं। तो आषाढ़ का एक दिन नाटक की कथावस्तु 3 अंकों में विभाजित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 3 अंकों में विभाजित है इस नाटक की कथावस्तु, और इसका कथानक कवि कालिदास के जीवन पर लिखा गया। अभी हमने इस बात की चर्चा की। यह कथानक क्या है, ऐतिहासिक होकर ऐतिहासिक लगता नहीं है। जब आप इस नाटक को पढ़ेंगे मूल रूप में तो लगेगा कि ये कथानक ऐतिहासिक है, तो लेकिन जब पढ़ते हैं तो ऐतिहासिक नहीं लगता है। नाटक की शुरुआत जो होती है आषाढ़ के पहले दिन से होती है, इसलिए नाटक का नाम ही है आषाढ़ का प्रथम दिन, पहला दिन। और इसके बाद आषाढ़ का माह है, आकाश में काले काले मेघ छाए हुए हैं, और हवा के साथ बारिश हो जाती है। इसी बारिश में मल्लिका भीगने का आनंद उठाती है, और क्योंकि वह प्रकृति से प्रेम करती है। प्रकृति का वर्णन अपनी माँ से करते हुए मल्लिका कहती है, ये कथन है, ध्यान रखिएगा इसी नाटक का मल्लिका का, कि आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा माँ, ऐसी धारासार वर्षा, दूर दूर तक की अपत्यकाएं भीग गईं, और मैं भी तो देखो ना माँ कैसी भीग गई हूँ। गई थी कि दक्षिण से उड़कर आती बकुल पंक्तियों को देखूंगी, और देखूं सब वस्त्र भिगो आई हूँ। मुझे भीगने का तनिक खेद नहीं, भीगती नहीं तो आज मैं वंचित रह जाती। नील कमल की तरह कोमल, आगे मल्लिका कहती है कि नील कमल की तरह कोमल, आर्द्र वायु की तरह हल्का, और स्पन की तरह चित्रमय। मैं चाहती थी उसे अपने में भर लूं और आंखें मूंद लूं। सौंदर्य का ऐसा साक्षात्कार मैंने कभी नहीं किया। तभी तो मुझे अनुभव हुआ कि वह क्या है जो भावना को कविता का रूप दे देता है। मैं जीवन में पहली बार समझ पाई कि क्यों कोई पर्वत शिखरों को सहलाती मेघमालाओं में खो जाता है, क्यों किसी को अपने तनमन की अपेक्षा आकाश में बनते मिटते चित्रों का इतना मोह रहता है। ये कथन आपने कथक यानी ये जो कथन है इस नाटक का, मल्लिका का जो कथन है इस नाटक में, इसको देख करके आप देख सकते हैं कि प्रकृति का कितना सुंदर चित्रण इसमें लेखक ने किया है। और इस प्रकार मल्लिका इस प्रकार के पहाड़ फूलों से भरा पूरा सौंदर्य के कारण कालिदास के काव्य का निर्माण होता है। और मल्लिका भीगकर अपने घर आती है तो देखती है माँ उसकी उदास बैठी है। पिता की मृत्यु के बाद बड़े लाड़ प्यार से माँ अंबिका ने उसको पाला होता है। मल्लिका का अपने माँ के प्रति अत्यंत जो प्रेम है, और वह सखी की भांति एक दूसरे से मन की बातें अभिव्यक्त करते हैं। और माँ को उदास देखकर माँ से पूछती है मल्लिका वहां से कि क्या हुआ माँ, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें मेरी सौगंध है माँ जो तुम मुझे नहीं बताओ। अंबिका का उदासी का कारण अग्निमित्र को लेकर मल्लिका के रिश्ते के लिए भेजा था। वहां से रिश्ते के लिए इनकार मिला था, तो मल्लिका के रिश्ते की बात की थी यानी अंबिका ने, इसके लिए वहां से जो मतलब मना कर दिया जाता है, इनकार कर दिया जाता है, उसके लिए मल्लिका यहाँ पर निराश बैठी होती है। आगे बढ़ते हैं इस कथानक में। तो मल्लिका अपने स्वाभिमान को आहत देखकर कहती है, क्यों कहते हो, क्या अधिकार है उन्हें कुछ भी कहने का? मल्लिका का जीवन उसकी अपनी संपत्ति है, वह उसे नष्ट करना चाहती तो किसी को उस पर आलोचना करने का क्या अधिकार है?
अंबिका को कालिदास कुछ कम काम धंधा करता नहीं, सिर्फ कविता करता है। उसके साथ अपनी बेटी का विवाह नहीं करना चाहती, यानी अंबिका की मल्लिका की जो माँ है कालिदास के साथ अपनी बेटी का विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि वह माँ है, अपनी बेटी के भविष्य के लिए चिंतित है और वह कालिदास से नफरत करती है। अंबिका यथार्थ और व्यवहारवादी होने से मल्लिका जब कहती है कि मैंने भावना में एक भावना का वर्ण किया है, तभी वह जीवन का यथार्थ समझाते हुए कहती है माँ का जीवन भावना नहीं कर्म है। ये कथन अंबिका के हैं, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट कथन है, परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। तो मैंने भावना में भावना का वर्ण किया है, तभी वह जीवन को यथार्थ समझ नहीं, वो ये भी कथन है कि माँ का जीवन भावना नहीं कर्म होता है, वो बताती है। आगे चलते हैं इस कथानक में कि कवि कालिदास दंतुल द्वारा बाण से आहत हरिण शावक के शिशु की रक्षा करता हुआ दंतुल से वाद विवाद करते हुए हरिण शावक को देने से इनकार करता है, क्योंकि हरिण शावक इस ग्राम प्रांतर की संपत्ति है। उसी समय दंतुल को पता चलता है कि राज दरबार से सम्मानित करना चाहता है, कि यानी राज दरबार में सम्मानित करना चाहते हैं वो कवि कालिदास को। तो वह कवि कालिदास उनके सामने है, यानी उसको पता चलता है कि जिस कालिदास को सम्मानित करने की बात की जा रही है वही कालिदास उसके सामने खड़े होते हैं। तब उससे वो क्षमा मांगने लगता है। आचार्य वररुचि कवि कालिदास को राजकवि का सम्मान दिलाने के लिए स्वयं ग्राम प्रांतर में आए हैं, जो कवि कालिदास के को साथ में ले जाना चाहते हैं। लेकिन कवि कालिदास राजकवि का सम्मान पाने से हमेशा के लिए इस ग्राम प्रांतर को छोड़कर और इस प्रकृति के सौंदर्य को छोड़कर नहीं जाना चाहता, क्योंकि उनकी कविता की मरुभूमि यही प्राकृतिक सौंदर्य है। और साथ ही प्रेरणा स्रोत और आसक्ति मोह मल्लिका को भी वो नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि कवि कालिदास की दृष्टि में ग्राम प्रांतर के जीव जंतु प्राणी पशु पक्षी झील झरने वृक्ष प्राकृतिक तत्व एवं मनुष्य सब का अस्तित्व एक समान है, वह एक दूसरे से भिन्न नहीं है। तात्पर्य यह है कि ग्राम कालिदास ग्राम प्रांतर की हर भौगोलिकता से यानी अंतर मन से जुड़े हुए दिखाई देते हैं। कालिदास का प्रकृति प्रेम अपने आप में एक गहरा लगाव दिखाता है और इसी कारण वह अपनी सुंदर प्राकृतिक भूमि को नहीं छोड़ना चाहते हैं। वो कहते हैं कि मैं राज्य की मुद्राओं से यानी आकर्षित होने के लिए नहीं हूँ, यानी वो बताते हैं कि यानी वह राजकवि का पद स्वीकार नहीं करना चाहते। कह देते हैं मान सम्मान संपत्ति उसे अपने परिवेश की अपेक्षा नगण्य है लगती है, तो इसलिए वो कहते हैं कि मैं राज मुद्राओं से के प्रति आकर्षित होने वाला कवि नहीं हूँ। तो इस प्रकार आगे चलते हैं इसी कथानक में। तो कालिदास द्वारा जो सम्मान अस्वीकार कर दिया जाता है, तो अस्वीकार की बात सुनकर अंबिका कालिदास को कोसने लगती है कि अच्छी उपलब्धि प्राप्त हुई थी, उसे अभागा उसे नकार रहा है। वह चाहती कि कालिदास राजकवि का सम्मान स्वीकार करे और उसका विवाह मल्लिका के साथ हो। इस तरीके से वो मतलब उसके अस्वीकार करने से वो दुखी हो जाती है। तो आगे विलोम को मल्लिका को विलोम को कालिदास के साथ विवाह करके साथ उज्जैन जाना चाहिए ऐसा लगता है। तो लेकिन यहाँ पर मतलब उसकी माँ चाहती है अंबिका चाहती है कि विलोम मल्लिका के साथ विवाह करें और उज्जैन जाए, लेकिन मल्लिका का जो प्रेम निस्वार्थ प्रेम होने के कारण उसे भावना में भावना को वर्ण किया है, इसी कारण वह उस समय अपने विवाह का प्रस्ताव कालिदास के सामने रखने में असमर्थता जताती है। अंबिका निराश हो जाती है। वृद्ध अवस्था में वह आघात सह नहीं पाती और मल्लिका कालिदास को राज दरबार का सम्मान स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित और प्रेरणा देकर मनाने का प्रयास करती है। उस समय कालिदास से कहती है मैं जानती हूँ कि तुम्हारे चले जाने से मेरे अंतर को एक रिक्तता छा लेगी, बाहर भी संभवतः बहुत सोना प्रतीत होगा, फिर भी मैं अपने साथ छल नहीं कर रही हूँ। तुम्हें आज नई भूमि की आवश्यकता है जो तुम्हारे व्यक्तित्व को अधिक पूर्ण बना दे। हाँ देखना, मैं तुम्हें पीछे प्रसन्न रहूंगी, बहुत घूमूंगी, हर संध्या को जगदम्बा के मंदिर में सूर्यास्त देखने जाया करूंगी। नहीं, विदा तुम्हें नहीं दूंगी, जा रहे हो इसलिए केवल प्रार्थना करूंगी तुम्हारा पथ प्रशस्त हो। इस तरीके से मल्लिका कालिदास से ये कहती है। तो वो यानी कालिदास से सम्मान स्वीकार करने के लिए वो उज्जैन भेजती है। कालिदास की मानसिकता तैयार करने के लिए वो मल्लिका कहती है कि कालिदास ने इस ग्राम प्रांतर से यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य के हर एक घटक से अपनी प्रतिभा और सृजन के लिए जो जितना लेना था वो सब कुछ कालिदास ने ले लिया। अब यहाँ उसे लेने जैसा कुछ भी नहीं है, इसलिए वो उससे कहती कि वो उज्जैन जाकर के क्या करे, अपनी उस सम्मान को ग्रहण करे। तो अंबिका क्या इस तरीके से उज्जैन की राजदुहिता प्रियंगमंजरी से विवाह करना चाहता है। ये बात मल्लिका को पता चलती है कि कालिदास प्रियंगमंजरी से विवाह करता है और अंबिका को इस बात से दुख होता है। मल्लिका भी दुखी होती है, लेकिन अपने दुख को दबाकर वो कहती है उनकी प्रगति में मैं बाधा नहीं बनना चाहती। अच्छा हुआ आपके कहने पर मैंने उन्हें उज्जैन भेज दिया, नहीं तो कालिदास की प्रगति का नुकसान होता है।
तो निक्षेप कहता है कि इसी बात का दुख है कि मैंने तुम्हें कहा और तुमने उसे उज्जैन भेज दिया। अगर मैं नहीं कहता तो कालिदास उज्जैन नहीं जाता और तुम्हें दुखी ना होना पड़ता। निक्षेप आगे कहता है कि आज ग्राम प्रांतर में कुछ नई आकृतियां देखी हैं जो कालिदास को उज्जैन जाते समय देखी थी। तो राज्य के कर्मचारी हैं। नई आकृतियों के संदर्भ में कहा जाता है कि राज्य के सिपाही कर्मचारी जब कभी युद्ध महामारी आती है तो आकृतियां दिखाते हैं। तो इस तरीके से हमने इस नाटक में देखा कि यानी कालिदास एक तरीके यानी अंबिका से मल्लिका से दूर होकर के उज्जैन चले जाते हैं। वहां प्रियंग मंजरी से वो उनका विवाह होने लगता है। आगे निक्षेप बताता है कि उसको कि निक्षेप मल्लिका से कहता है कि मैंने कालिदास को देखा है जो घोड़े पर बैठकर पर्वत शिखर की ओर गए हैं। इसी समय राज्य की जो सेविका रंगणी संगणी का प्रवेश मल्लिका के घर में होता है। उनके आने का प्रयोजन बताती है कि ग्राम प्रांतर का अध्ययन करना है। तभी अनुस्वार और अनुनासिक नाव का प्रवेश हो जाता है जो राज्य के कर्मचारी होते हैं। राजमहर्षि प्रियंग मंजरी मल्लिका से मिलने के लिए आने वाली है, इस कारण घर की साफ सफाई होने लगती है और प्रियंग मंजरी मल्लिका को उससे मिलने घर आ जाती है। मल्लिका के घर की अवस्था देखकर उसे तोड़कर नया बनाने का प्रस्ताव रखती है, साथ में चलने का भी प्रस्ताव रखती है, लेकिन मल्लिका उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देती है। प्रियंग मंजरी को पता चलता है कि कालिदास जो मात्रगुप्त के नाम से बना है उसका और मल्लिका के बीच प्रेम भाव है। इसी कारण मल्लिका से प्रियंग मंजरी अपने किसी सिपाही सरदार से विवाह करके घर बनाने के लिए कहती है, जिसके कारण कालिदास मल्लिका प्रेम भाव समाप्त हो। प्रियंग मंजरी देखती है कि अपना पति कालिदास मात्रगुप्त जो नाम से है जो उसका मन उज्जैन में लग नहीं रहा, प्रकृति से बड़ा लगाव है। इस कारण प्रियंग मंजरी कश्मीर जो प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है उस राज्य में शासन करने के लिए जाती है और जाते समय कालिदास ग्राम प्रांतर की यादें साथ ले जाने के लिए यानी साथ ले जाते हैं और यहीं पर वो क्या करती है, हिरण शावक पेड़ पौधे साथ में लेकर जाएंगे। प्रियंग मंजरी चाहती है कि कालिदास पूर्ण मन लगाकर राज्य के कार्यभार को संभाले और अच्छा शासक बने। तो इस तरीके से इस अंक में क्या होता है, मल्लिका और प्रियंग मंजरी का जो संवाद होता है वो बताया गया है। प्रियंग मंजरी शासक होने के बावजूद भी यहाँ के सौंदर्य के प्रति आसक्त हो जाती है और ये सौंदर्य यानी वो कहती उसकी आंखों में भी ये जो ग्राम प्रांतर का सौंदर्य है ये सब यानी ये सब कुछ भा जाता है और सारी सुख सुविधाएं उसको वो हे दृष्टि से देखने लगती है। और इस बार कवि कालिदास का इधर राज्य के कार्य से मन उचटने लगता है। उस मन को संतुलित रखने का प्रयास प्रियंग मंजरी करती है। वह समझती है कि राजनीति साहित्य नहीं है, राजनीति में हर एक क्षण का महत्व होता है, क्योंकि कभी एक क्षण के लिए चुक जाए तो अनर्थ हो सकता है, इसलिए राजा को हर समय तत्पर रहना पड़ता है। तो वह मानती है कि कवि कालिदास उनके जीवन का पहला चरण था, अब मात्रगुप्त नाम से उनमें दूसरे चरण में प्रवेश करना है और यही बात मुझे उन्हें बार बार समझानी पड़ती है कि कवि मन राजनीति नहीं समझ पा रहा, इसी की चिंता उसको लगी रहती है। तो ये इस नाटक का अंक में बात होती है। फिर अगले में आता है कि कालिदास का मन राजनीति और दाम्पत्य में लगी रहे, इस कारण वह ग्राम प्रांतर का कुछ वातावरण अपने साथ ले जाना चाहती, जिसके कारण कालिदास का मन प्रसन्न रहे और मल्लिका का विवाह किसी अच्छे योग्य व्यक्ति के साथ हो जाता है और वह अपने जीवन में सुखी रहती है। तो कालिदास मल्लिका के प्रति जो आसक्ति है वो समाप्त हो जाएगी। प्रियंग मंजरी ये सारी कोशिशें करने लग जाती है। लेकिन क्या होता है कि प्रियंग मंजरी जब मल्लिका के सामने विवाह का प्रस्ताव रखती है तो मल्लिका उसको अस्वीकार करती हुई कहती है कि आज वह तुम्हें तुम्हारी भावना का मूल्य देना चाहती है तो क्यों नहीं स्वीकार कर लेती। घर की भित्तियों का परिसंस्कार हो जाएगा, तुम उनकी यहाँ परिचारिका बनकर रह सकोगी, इससे बड़ा और क्या सौभाग्य तुमको चाहिए। तो ये अंबिका चाहती कि मल्लिका उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर ले और अपना जीवन सुखी करते हुए जीना चाहिए उसको, क्योंकि अंबिका के वृद्धावस्था के कारण शरीर साथ नहीं देता और यहाँ पर माँ की अपनी पुत्री के प्रति चिंता दिखाई है नाटककार ने। लेकिन क्या होता है कि मल्लिका द्वारा प्रियंग मंजरी का प्रस्ताव जो ठुकरा देने पर उसकी माँ जो अंबिका होती है बहुत दुखी हो जाती है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं कि यहीं पर विलोम का प्रवेश होता है जो मल्लिका के साथ विवाह करना चाहता है लेकिन अपने वर्तन से अभिव्यक्त नहीं होने देता। विलोम हमेशा मल्लिका का हितैषी और कालिदास का जो दोस्त जताना चाहता है। अंबिका को वह उनका अकेला आधार जताने की भूमिका में रहता है। फिर विलोम मल्लिका को बताता है कि राज्य के सिपाही यहाँ के पत्थर पेड़ पौधे हरिण श्रावक ले जाकर ग्राम प्रांतर का अपमान कर रहे हैं, तो उनकी दृष्टि में जो कुछ हो रहा है ये सब गलत हो रहा है, यानी विलोम की दृष्टि में। अंबिका विचलित होने लगती है। मल्लिका विलोम को जाने के लिए कहती, लेकिन विलोम वहां उपस्थित अंबिका अस्वस्थ नहीं है, दूसरा कारण है जो मैं जानता हूँ।
तो यानी वो सब कुछ मल्लिका से उनके कुशल क्षेम पूछता है, सब कुछ करता है विलोम। और मल्लिका कहती आपका यहाँ रुकना ठीक नहीं है, आपका दोस्त है, दो बाहर जाकर मिल सकते हैं, ये मेरा घर है, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी उपस्थिति के कारण माँ के स्वास्थ्य पर असर हो। विलोम चला जाता है, लेकिन अंबिका के मन में अपनी प्रतिमा हितैषी बनाने के लिए कवि आप आपके स्वास्थ्य के लिए चला जाता हूँ, ऐसा कह करके विलोम भी वहां से चला जाता है। उसके बाद वो क्या होता है कि वहां पर कालिदास की राह देखकर यानी वो थक जाती है मल्लिका, और लेकिन कालिदास उससे मिलने के लिए नहीं आता है। जब वो वहां पर आता है तो अब उसे बहुत दुख होता है, निराश और हताश होकर वो रोने लगती है और माँ द्वारा समझाने पर कालिदास के प्रति कुछ कहने का विरोध करती है। और यहाँ यहीं पर दूसरा अंक समाप्त हो जाता है। तो उसके बाद तीसरे अंक की कथा आती है। तीसरे अंक में कालिदास मल्लिका को बिना मिले चले जाने के कुछ वर्षों का समय जो है उसका चित्रण किया गया है। उसके बाद वहीं आषाढ़ के माह की वर्षा होती है। आर्यमातुल का प्रवेश मल्लिका के घर होता है। आर्यमातुल अपने बेटे के राजमहल में रहता है और साथ में ग्राम प्रांतर के घर का पुनर्निर्माण करने पर कहता है कि घर की चिकनी शिलाखंडों पर पैर फिसलता रहता है और अब वृद्ध अवस्था में बैसाखी का सहारा लेना पड़ता है। मैं अकेला, तेरे सिवा मेरा अपना परिचित कौन है, इस कारण तेरे घर आया हूँ। मातुल राजप्रसाद का वर्णन करता है। मातुल बताता है कि तुम्हारे लिए कुछ वस्त्र और स्वर्ण मुद्राएं भिजवाई थी जो तुमने लौटा दी। तो मल्लिका स्वाभिमानी होने के कारण वह सब नहीं चाहती। उसे इन बातों से नहीं, कालिदास से प्रेम था जो अब नहीं रहा। इसलिए मल्लिका को किसी भी बातों का कोई उत्साह वहां पर नहीं रह जाता है। मातुल कहता है कि उज्जैन के सम्राट का निधन हो गया है, कश्मीर में विद्रोह हुआ है, कालिदास कश्मीर छोड़ कर भाग कर संन्यास ले लिया है, ऐसा लोग कह रहे हैं। मातुल अपने पुत्र के प्रति चिंतित दिखाई देता है। ये सुनकर मल्लिका निराश भाव से कहती है, नहीं, तुम काशी नहीं गए हो, तुमने संन्यास नहीं लिया। मैंने इसलिए तुम्हें यहाँ से जाने के लिए नहीं कहा था, मैंने इसलिए भी नहीं कहा था कि तुम जाकर कहीं का शासन भार संभालो। फिर भी जब तुमने ऐसा किया है, मैं तुम्हें शुभकामनाएं दी थी, यद्यपि प्रत्यक्ष तुमने वे शुभकामनाएं ग्रहण नहीं की थी। मैं यद्यपि तुम्हारे जीवन में नहीं रही, परंतु तुम मेरे जीवन में सदा बने रहो, ऐसा मल्लिका कालिदास के लिए कहती है। कहती, मैंने तुम्हें अपने से दूर कभी नहीं होने दिया। तुम रचना करते और मैं समझती रही कि मैं सार्थक हूँ। मेरे जीवन की कुछ उपलब्धि हैं और आज तुम मेरे जीवन को इस तरह निरर्थक कर दोगे। वो मल्लिका एक प्रश्न करती है अपने मन में। आगे है कि वह पिंडा दर्द मल्लिका के संवाद से अभिव्यक्त होता है। वो जो पीड़ा होती है उसके मन की, इन संवाद को हम देख सकते हैं। और जिसने अपने आप को समाप्त कर कालिदास का व्यक्तित्व उभारने का प्रयास किया था। तो यहाँ पर मल्लिका का दर्द दिखाया गया है कालिदास के प्रति। तो माँ अंबिका की मृत्यु के बाद जीवन का सहारा पाने के लिए सामाजिक बंधनों के कारण वह विलोम के साथ विवाह कर लेती है। अंत में अंबिका और विलोम के साथ मल्लिका कर लेती है, और विलोम के साथ विवाह करने के बाद भी वह शरीर विलोम को सौंपती है। तो मन अब भी कालिदास के साथ रमता है। माँ के अंतिम समय विलोम द्वारा सहायता करना और बदनाम मल्लिका, माता पिता की छाया लुप्त हो जाने के कारण उसके साथ विलोम के अलावा परिचित कोई नहीं था। विलोम भी यही चाहता था कि मल्लिका के साथ उसका विवाह हो जाए। अकेली मल्लिका सामाजिक सुरक्षा के लिए विलोम से शादी कर लेती है। फिर मल्लिका मन से अब भी कालिदास के प्रति प्रेम भाव रखती है। वह कहती है, मैं टूट कर बिखर कर भी कालिदास की उन्नति चाहती हूँ, क्योंकि मल्लिका का प्रेम निस्वार्थ त्यागमय भावना से था। बारिश का समय और अंधेरा छाया हुआ था। कालिदास मल्लिका के घर आकर कहता है, मैं यहाँ आकर देखना चाहता था कि यहाँ की भूमि, प्रकृति और मैं फिर से इस ग्राम प्रांतर में रहकर कवि कालिदास बनकर जीना चाहता हूँ, तुमसे प्रेरणा पाना चाहता हूँ। लेकिन मल्लिका के बच्चे की आवाज़ सुनकर वह समझ लेता है कि मेरी प्रेरणा भूमि अब नहीं रही। जिसके सहारे वह इतनी दूर से थका हारा आया था, वह प्रेरणा ही नहीं रही। अब जीने का सब अर्थ समाप्त दिखाई देता है। निराश, थका हारा वह उसी अंधेरे में चला जाता है और यहीं पर इस नाटक की समाप्ति हो जाती है। तो देख सकते हैं ये दुखांत नाटक था। नाटककार ने किस तरीके से इसको यहाँ पर हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया, इनकी प्रेम कहानी को। इस नाटक का उद्देश्य देख लेते हैं जल्दी से। तो आषाढ़ का एक दिन नाटक जो था मोहन राकेश जी के भौतिक दर्शन और प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग के घनीभूत द्वंद्व का चित्रण करता है। और ये नाटक मोहन राकेश जी ने दिखाया कि जीवन में भोग कुछ समय तक मानव मन को अपनी ओर आकर्षित तो किए रहता है, किंतु अंत में वे अपना महत्व खो देते हैं, क्योंकि वे सत्य नहीं, क्षणिक हैं। भोगों के प्रति मानव का मन का आकर्षण क्षणिक होता है। निश्चय ही प्रवृत्ति की अपेक्षा निवृत्ति का मार्ग अधिक प्रभाव रहता है। नाटक में भौतिकवादी चरवाक दर्शन और बौद्ध दर्शन के द्वंद्व को भी यहाँ पर चित्रित किया गया है।
तो आषाढ़ का एक दिन नाटक के दो प्रमुख पात्र हम यहाँ पर देखते हैं, कालिदास और मल्लिका। ये दोनों क्रमशः क्या है, प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग के प्रतिनिधि पात्र हैं। और नाटक का नायक कालिदास भोगों से उबरकर संन्यास ग्रहण कर लेता है। मल्लिका भौतिक आवश्यकतावश विलोम के साथ रहने को विवश होती है। तो आषाढ़ का नाटक जो है ये कालिदास की कीर्ति और जीवन पर आधारित है। नाटककार के यथार्थ से अलग नहीं कर सकता है नाटककार इससे। और कथानक की नायिका मल्लिका को विलोम के सामने आत्मसमर्पण करना ही पड़ता है। इस उद्देश्य को नाटककार ने प्रारंभ में मल्लिका की मां के अंबिका के द्वारा यहाँ पर उठाने की कोशिश की थी। तो इस नाटक का यथार्थवादी दृष्टिकोण क्या है कि नाटककार ने यह सिद्ध किया कि आवश्यकताओं की पूर्ति भावना से नहीं हो सकती है, यानी भावना से आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो सकती है, आवश्यकताओं को यथार्थ में ही पूरा किया जा सकता है। मल्लिका को विलोम के समक्ष आत्मसमर्पण करना ही पड़ता है। वह कालिदास से कहती है कि तुम जीवन में तटस्थ हो सकते हो, परंतु मैं तो अब तटस्थ नहीं हो सकती। क्या जीवन को तुम मेरी दृष्टि से देख सकते हो? जानते हो मेरे जीवन के ये वर्ष कैसे व्यतीत हुए थे? मैंने क्या देखा है, क्या से क्या हुई हूँ? इस जीवन को देखते हो, पहचान सकते हो? ये मल्लिका है जो धीरे धीरे बड़ी हो रही है और माँ के स्थान पर अब मैं उसे देखभाल करती हूँ। ये मेरे अभाव की संतान है। ये मल्लिका कालिदास से कहती है। तो इस प्रकार इस निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि नाटक क्या है, आलोच्य नाटक ये उद्देश्य प्रधान है। और इसमें नाटककार ने इस जीवन दर्शन को स्पष्ट किया है कि संसार में मनुष्य का जीवन केवल भावना से नहीं बल्कि भौतिक आवश्यकताओं के कारण उसे यथार्थ के धरातल पर आना ही पड़ता है। यानी भावनाओं से सिर्फ काम नहीं चलता है, उसे वास्तविक जीवन में यानी भौतिकता के धरातल पर आना ही पड़ता है। तो ये था नाटक जो हमने यहाँ पर देखा, मोहन राकेश जी का आषाढ़ का एक दिन नाटक। उम्मीद करते हैं काफ़ी कुछ कथानक इससे आपका क्लियर हुआ होगा। इसके पात्रों से, इसके कुछ कथानक से, कुछ कथनों से आपको परीक्षा में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो मिलते हैं कल फिर ऐसे ही महत्वपूर्ण नाटकों के जो भी बचे हैं शेष उन नाटकों को ऐसे ही पढ़ेंगे। मिलते हैं कल फिर। थैंक यू।